नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ कि एक स्टोरी टेलिंग एपिसोड में। और जो एपिसोड है ये मैं थोड़ा लेट डाल पाया क्योंकि मेरे एक प्रोजेक्ट लाइंड अप था मेरा कुछ, लेकिन मेरी बहुत कोशिशों के बाद वो नहीं हो पाया। इट्स ओके। सो ये प्रोजेक्ट मैंने डालना था नवरात्रि के टाइम पे, और ये कहानी है मुझे राजू भाई ने भेजी थी, जो कि दिल्ली में कैब चलाते हैं, कैब ड्राइवर है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे भेजा था कई कई साल पहले का, लाइक कुछ 3-4 साल पहले का एक्सपीरियंस इन्होंने मुझे भेजा था। उसी के अकॉर्डिंग पे मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कहानी आपको सुनाई है। मुझे विश्वास है ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप बहुत बहुत लाइक करेंगे इस कहानी को। बिना कोई देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें स्टोरीज आती हैं, क्राइम स्टोरीज आती हैं, इंटरनेशनल भी स्टोरीज में डालता हूँ, बाहर की भी हॉरर स्टोरीज डालता हूँ। इसको सुनिए, पसंद आने पर कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और स्टे ट्यून कि मैं नई वीडियोस डालूं और आपका एंटरटेनमेंट करता रहूं। इसी के साथ लेट्स डाइव इन। मेरा नाम राजू है और मैं दिल्ली में रात के समय कैब चलाता हूँ। ये काम कोई आसान काम नहीं है, पर रात की अपनी अलग ही दुनिया होती है। सड़कें शांत होती हैं और कभी-कभी अजीबोगरीब यात्री मिल जाते हैं। लेकिन आज आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी जो है ये मेरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो रात मेरे लिए मौत का एक डरावना खेल बन गई थी। ये बात पिछले साल दिवाली के बाद की है। मैं रात के करीब 11 बजे अपने घर के पास ही था जब मेरे फोन पे एक बुकिंग आई। लोकेशन थी कालिंदी कुंज से नोएडा सेक्टर 62। ये थोड़ी दूर थी, पर किराया अच्छा मिल रहा था। मैंने बुकिंग एक्सेप्ट कर ली और उस जगह की ओर बढ़ गया। कालिंदी कुंज के पास एक सुनसान सी सड़क है। मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके इंतजार कर रहा था। वहां कोई नहीं था। तभी एक हल्की सी हवा चली और एक महिला मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो काफी लंबी थी और उसकी परछाई भी नहीं दिख रही थी। मैंने अपने फोन में देखा कि वो वही महिला थी जिसने बुकिंग की थी। मैंने उसे कार में बिठा दिया। मैंने कहा, आइए मैडम बैठिए। जैसे ही वो अंदर बैठी, गाड़ी का तापमान अचानक से गिर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने अपने होठों पर लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस शीशे में देख रही थी। मैंने उससे ओटीपी पूछा, उसने मुझे ओटीपी बताया और मैं नोएडा की तरफ चल पड़ा। जैसे ही हम नोएडा एक्सप्रेस वे पर पहुंचे, मैंने महसूस किया कि गाड़ी का पिछला हिस्सा बहुत ज्यादा ही भारी हो गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब पीछे की सीट पर बैठी थी और वो मेरे एकदम पास आ गई। मैंने घबरा कर पूछा, मैम आप पीछे क्यों आ गई? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सिर झुका करके बैठी रही। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं चुपचाप गाड़ी चलाता था। तभी मुझे कंधे पर एक ठंडी उंगली का एहसास हुआ। मैंने देखा वो औरत मेरे पास थी और उसका हाथ मेरे ही कंधे पर था। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने डर कर कहा, मैम प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए। उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान कोई खुशी की नहीं थी। वो एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी मुस्कान थी। मैं घबरा गया और मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मुझे लगा कि शायद मैं किसी मानसिक रोगी के साथ हूं। मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी उसे उसके लोकेशन पर उतार दूं, मेरा पल्ला छूटे। लेकिन अचानक से गाड़ी की शीशे अपने आप बंद होने लगे। मैंने कोशिश की, पर वो खुले नहीं। मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। उस औरत की परछाई दिख रही थी, लेकिन वो परछाई कुछ बहुत ज्यादा बड़ी और विकृत थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी। परछाई मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं
जो तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने देगी, नहीं जाने उस औरत ने अपने होंठ तक नहीं हिलाए थे। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में उस औरत की आवाज गूंज रही थी। मैंने गाड़ी को एक तरफ मोड़ दिया, क्योंकि मैं उस एक्सप्रेस वे पर जा नहीं सकता था। अब मैं एक सुनसान टूटी फूटी सड़क पर आ गया था। चारों तरफ केवल घनी झाड़ियां थी। तभी गाड़ी की हेडलाइट अचानक से बंद हो गई और पूरी सड़क पर घना अंधेरा छा गया। मैंने पसीना पोंछा और अपने फोन की टॉर्च जलाई। जैसे ही मैंने फोन की टॉर्च जलाई, मैंने देखा कि वो औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई है और वो बहुत लंबी थी। उसके बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी और उसके नाखून बहुत तेज थे। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुझे लगा कि वो बस मेरी नसें दबा रही है। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पर कई सौ किलो का वजन है और मेरी मेरी नसें दब रही थी, मेरा हाथ दब रहा था, मुझे दर्द हो रहा था। ये सारी घटनाएं तब हुई थी जब वो औरत मेरे ड्राइवर सीट के बगल में खड़ी थी। क्योंकि अंदर ठंड इतनी हो गई थी तो मैंने शीशे नीचे कर दिए थे। अब मैं उस औरत को गाड़ी के बाहर खड़ा देख रहा था और उसका हाथ मेरे हाथ को दबा रहा था। मैंने अचानक से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वो औरत पीछे रह गई। लेकिन तभी मुझे गाड़ी में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी बच्चों की रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज। मैंने गाड़ी की स्पीड कम की और देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर कई चेहरे दिख रहे थे। ये सब चेहरे उस औरत के थे। कभी एक चेहरा बूढ़ा दिख रहा था, कभी एक चेहरा बच्चा और कभी एक चेहरा जवान। और वो सभी चेहरे मुझे घूर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, राजू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमारी दुनिया में आ चुके हो। मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूं। मैंने देखा कि मेरे सामने सड़क पे एक पेड़ था और मैंने अपनी गाड़ी उस पेड़ के सामने मोड़ दी। जैसे ही मैंने गाड़ी को मोड़ा और गाड़ी रुकी, मैंने देखा कि वो औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। तो हाँ, ये वही औरत थी जो हवा में तैर रही थी। उसके बाल उड़ रहे थे, उसकी आंखें लाल थी, उसके चेहरे पे वही खून के निशान थे और मुझे देख करके मुस्कुरा कर कह रही थी, राजू, 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 तुम बच नहीं सकते। मैंने गाड़ी के बाहर निकलकर दौड़ना शुरू कर दिया और वो औरत मेरे पीछे उड़ती हुई आ रही थी। मैं बहुत डर गया था। मैं भागता रहा। वो औरत मेरे पीछे एक साई की तरह चल रही थी। उसके पाँव नहीं दिख रहे थे, बस वो हवा में तैर रही थी। तभी मेरी नजर सड़क किनारे एक मंदिर पे पड़ी और मैंने सोच लिया कि मैं मंदिर में ही शरण लूंगा। मैं मंदिर की तरफ भागा। दरअसल मेरा ध्यान मंदिर की तरफ इसलिए गया क्योंकि वहां एक घंटी बजी थी। पता नहीं ये घंटी किसने बजाई थी, क्योंकि इतना देर रात का समय था कि वहां उस मंदिर में कोई भी नहीं था। लेकिन मेरा ध्यान उस घंटी की वजह से मंदिर में गया। मैं दौड़ता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर का दरवाजा बंद था, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर एक माता रानी की मूर्ति थी। मैंने उस मूर्ति को देखा। मैंने अपने हाथ जोड़ लिए। उस मूर्ति को देख करके जैसे मुझ में प्राण आ गए। मैंने हाथ जोड़ लिए और मैं बुदबुदाने लगा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जैसे ही मैंने ये कहा कि मैंने देखा कि औरत जो पीछे थी वो वहीं रुक गई। वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो उसे रोक रही थी। वो जैसे ही अंदर आने की कोशिश करती, उसमें आग लग जाती और वो पीछे हटती तो आग बुझ जाती। मैं समझ गया था कि ये माता रानी की शक्ति है जो मुझे बचा रही है। और वो चुड़ैल अंदर नहीं घुस पा रही थी तो गुस्से में चिल्लाने लगी, राजू, तू मुझसे बच नहीं सकता। तूने मुझे धोखा दिया है। मुझे मेरे स्पॉट से ही उड़ाएगा। और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे इलाके में गूंजने लगी। जैसे ही उसने ये कहा, एक जोरदार बिजली गिरी और वो गायब हो गई।
मुझे दिल से एक सुकून महसूस हुआ। मैंने माता रानी को दिल से धन्यवाद कहा। मैंने देखा कि वो औरत एक बुरा साया थी जो इंसानों को धोखा देने के लिए सड़क पे घूम रही थी। कह सकते हैं वो एक छलावा थी। उस मंदिर से बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं रात भर उसी मंदिर में रहा। जब सुबह हल्का हल्का उजाला हुआ, मैं मंदिर से बाहर आया, मेरी गाड़ी स्टार्ट की और स्टार्ट करते ही सब कुछ ठीक हो गया। सुबह मैं अपने घर पहुंचा और मैंने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। माँ ने मुझसे कहा कि जैसे मैं तेरी माँ हूं, वैसे ही इस संसार को चलाने वाली एक और माँ है, जिनको हम नौ दुर्गे कहते हैं। उनके बहुत सारे अवतार हैं। तुझे उनको धन्यवाद कहना चाहिए। तब से मैं हर रात गाड़ी चलाने से पहले माता रानी का नाम जरूर लेता हूँ। वो रात मेरे लिए एक सीख थी कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा उसे हरा सकती है। मुझे अपनी जिंदगी में एक और चांस मिला, माता रानी के आशीर्वाद से। बोलिए जय माता दी। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। किस तरह से माता रानी के विश्वास ने, माता रानी के आशीर्वाद से राजू बचा। उसे इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, मतलब ये कह सकते हैं कि माता रानी ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। इसीलिए अपने इष्ट, अपने जिनको आप पूजा करते हैं, उनको हमेशा नमन कीजिए। अच्छे बुरे वक्त हर समय उनको थैंक यू बोलिए। जो भी आपको जिंदगी मिली है उसके लिए थैंक यू बोलिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्ति से पहले याद रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली कहानी तक का वेट कीजिए। धन्यवाद।